गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करते आ रहे हैं बिजनेस लॉ के अंदर, तो हमारा आज का टॉपिक है अनलॉफुल एग्रीमेंट। स्टूडेंट, इसमें हमें क्या बताना होता है? एक तो सेक्शन बताना है। आप कोशिश करना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट की फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर सेक्शन लिखना ज़रूरी है। देखो सर बच्चे, ऐसा होता है जब सेक्शन दिया हुआ है तो डेफिनेटली हमें इनको मेमोराइज करना चाहिए कि अनलॉफुल एग्रीमेंट है जो सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। एग्रीमेंट क्या है? अनलॉफुल होता है इफ इट्स कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। या तो कंसिडरेशन या उसका ऑब्जेक्ट जो है कानून द्वारा मना किया हुआ है, वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, जो किसी प्रोविजन, कानून के किसी प्रोविजन को यानी कि अक्षति पहुंचाता है, सिंपल सी बात है, उसका पालन नहीं करता, उसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन, किसी पर्सन को क्षति पहुंच रही है, प्रॉपर्टी को क्षति पहुंच रही है, या फिर कानून के द्वारा वो इमोरल घोषित कर दिया गया है और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, ऐसे एग्रीमेंट को अनलॉफुल कहेंगे। सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया, आप इतना बता सकते हो। और ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं वाइड और अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक तो सेक्शन हो गया जो कानून के द्वारा कंसिडरेशन की बात आ जाती है, कानून द्वारा उन्होंने स्पष्ट तौर पे उसे फ्रॉडुलेंट घोषित किया गया है, जनहित के खिलाफ है, अनलॉफुल एग्रीमेंट होगा। और इसके बाद इसके जो टाइप्स कई बार पूछे जाते हैं आपसे, अकेले टाइप ही पूछे जाएंगे उस सिचुएशन में आप, तो ESR भी जो अपन डेफिनेशन में पढ़ा, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट या काजिस इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, इमोरल एग्रीमेंट और एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये सारे अनलॉफुल एग्रीमेंट है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है और ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। हाँ, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ गया तब भी आप एक डायग्राम बना के इनको आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, डिफाइन वेजर। अब वेजर के लिए क्या है? सेक्शन 30 है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था 23, और वेजर के लिए क्या आ गया? 30 सेक्शन। इसमें बताया गया एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी वेयर वन प्रोमिसेस टू पे ए सम ऑफ मनी टू अदर ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कोई फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट की घटित होने पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ पेमेंट देने का वादा कर रही है। द अदर प्रॉमिस टू पे इफ द इवेंट डज नॉट हैपन, और दूसरा तब पेमेंट करती है, पार्टी तब पेमेंट करेगी जब वो घटना नहीं घटती। ठीक है ना? और इसमें साफ साफ तौर पे क्लियर है, ये एग्रीमेंट जो होते हैं वाइड होते हैं और अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, और यहाँ पर पार्टी का उस इवेंट में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये उनका सिर्फ एक ही तात्पर्य होता है, एक ही मीनिंग होता है, वो या तो जीत रहे हैं या वो हार रहे हैं, या वो हार रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो विन और लूज ये पॉइंट आ जाता है। तो 30 में ये डिफाइन किया गया, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखना, सेक्शन 30 में वेजर को डिफाइन किया गया। और इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे आप बैटिंग, यानी कि कोई शर्त लगा ली आपने, गैम्बलिंग होगी, हॉर्स रेसिंग हो गया, या स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस। इसमें किसी भी अपने जो आप इवेंट के अंदर किसी भी पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो सिर्फ जीतने और हारने के लिए खेल रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसे हम बोलते हैं सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया। स्टूडेंट, इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि वेजर और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस रह जाता है। अगर आपसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है तो आप ये बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर पूछा गया डिफरेंस, तो वेजर को आपने क्लियर बोल ही दिया कि वेजर का लीगल स्टेटस होता है वाइड होता है, और इंश्योरेंस का वैलिड है। आपको आप देखते हो कि ये तो वैलिड है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, और इसमें वेजर के अंदर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, और ये सेक्शन 124 के अंदर डिफाइन किया गया। ठीक है स्टूडेंट, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 30 सेक्शन वेजर का है और ये 124 है, और ये एक अनसर्टेन इवेंट है, इसका मेन कंडीशन है। और यहाँ पर क्या है? इवेंट ट्रिगर कंपनसेशन नॉट सोल कंडीशन। ये क्या करता है कि अगर कोई घटना होती है तो उसमें कंपनसेशन मिलेगा, नॉट सोल कंडीशन नहीं है इसके लिए। तो इसमें क्या आ गया? लाइफ इंश्योरेंस आ गया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आ गया, लाइबिलिटी इंश्योरेंस आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, और वेजर के अंदर हमने पहले एग्जांपल ये ले लिए थे। तो स्टूडेंट, ये तो हो गया जिसमें हमारा
पार्टी का किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया और ये 124 में डिफाइन किया गया। तो स्टूडेंट देखोगे इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 3 या 4 कह सकते हो। अनलॉफुल एग्रीमेंट जो सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया, कानून के द्वारा साफ तौर पे मना किए हुए हैं, किसी पार्टी को क्षति पहुंचाई जा रही है, प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाई जा रही है, जनहित के खिलाफ है, अनलॉफुल एग्रीमेंट होंगे, ये वाइड होते हैं, अनइन्फोर्सेबल होंगे। ये इसके एग्जाम्पल होंगे जो यहाँ पर डेफिनेशन में पढ़ लिए। और डिफाइन वेजर वाले भी क्या है, साफ तौर पे कह दिया ये वाइड होते हैं, ठीक है ना, और अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ है, और इसकी एग्जाम्पल भी आपको बता दिए गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या रह जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारा आज की वीडियो के ये टॉपिक थे, और मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसके मैक्सिमम बच्चों के पास शेयर कीजिए, इसे अवॉइड मत करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुके हैं, अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ है, तो बच्चों को जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं का रिस्पॉन्स को, उनका फीडबैक अच्छी आ रही है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि बच्चों को मैक्सिमम जो उनके अपने एग्ज़ाम के अंदर उन्हें नेक्स्ट जब एग्ज़ाम होता है तो उन्हें अच्छी प्रिपरेशन के लिए मदद हेल्प मिले, कहने का मीनिंग मैं सिंपल ये कह रहा हूँ। थैंक यू।